नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 7 का चैप्टर 7 आज का वीडियो है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हमारे चैनल एनसीईआरटी से जुड़े रहने पर सीटेट यूपीटेट 100+ नंबर आ जाएगा, यानी क्वालिफाई हो जाएगा। वह DSSB KVS के एसएसटी सब्जेक्ट के पोर्शन में 90 से 95% तक कंप्लीट हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल के साथ बने रहिए और आप इसकी क्वालिटी खुद ही देखेंगे। आज चैप्टर 7 में जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक, फिर इसके बाद में विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें टॉपिक है, ये लेसन का नाम पहले समझते हैं। नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये लेसन का नाम है। इसमें जो क्षेत्रीय यानी जो जिस जगह की बात होगी उसके क्षेत्रीय जो संस्कृति कल्चर था, उसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें टॉपिक हम लोग 8 टॉपिक पढ़ेंगे, यानी लेसन लॉन्ग है, तो धैर्य बनाए रखिएगा। आधा करके देखिएगा, हाफ करके देखिएगा, या हो सके तो पूरा देखिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। चेर और मलयालम भाषा का विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। शासक और धार्मिक परंपराएं, ये पढ़ेंगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य जो है, डांस है, उसकी कहानी पढ़ेंगे कि कैसे ये सब शुरू हुआ। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। पीर और मंदिर क्या होता है, ये समझेंगे। मछली भोजन के रूप में कब से प्रयोग होने लगी, ये पढ़ेंगे। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया बोलते देखते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। जैसे वो बोली देखते हैं वैसे ये अनुमान लगा लेते हैं ये वहीं का रहने वाला है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं। हाँ, ये प्राउडफुल लोग अपनी क्या इज्जत समझते हैं इसको, और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है। सॉरी, उनको लगता है कि ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे कब से शुरू हुआ है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। भाषा आज भी बदल रही है। जैसे हिंदी है, हिंदी खत्म होने पर है पूरा। हिंदी जो है वो पूरा खत्म हो रहा है। हिंदी, शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता, उसमें इंग्लिश जरूर मिला देता है, यानी इंग्लिश चल रही है आजकल। हिंदी भाषी जगह पर इंग्लिश चल रही है। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं जो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं खास तरीके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। एक कोई परंपरा है जो एक किसी खास क्षेत्र से निकली है, लेकिन किसी और क्षेत्र में जाके उसका रूप ही बदल गया है। हाँ, ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उप महाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के
आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। ये बताया गया है कि किसी एक क्षेत्र से कोई परंपरा निकली, लेकिन अन्य जगह पर जाकर एक नया रूप ले लिया। अब इसी बात पर एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगी कि जैसे उत्तर भारत के साइड में शादी से पहले जन्म कुंडली देखी जाती है, मिलाई जाती है, मंगल है या मंगली है, ये सब देखा जाता है कि नहीं है। और एक कई राज्यों में नहीं देखा जाता है, जैसे असम की एक मिली थी जो यहाँ लखनऊ में रह रही हैं, तो उनके यहाँ नहीं होता था। उनका जो विवाह हुआ था उसमें ये सब नहीं देखा गया था, लेकिन जब अपने बेटे की शादी करने लगी तो उसमें वो देखने लगी। और जब उनसे पूछा गया कि भैया असम में तो नहीं देखा जाता, कि अब जैसे हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ देखते हैं लोग, इसलिए देखेंगे। तो वो यहाँ पे पूजा पाठ करा के जो है उसको ठीक किया जाता है, तो वो और ज़्यादा कट्टर हो गई। उनको लगता है बस अब कुछ नहीं हो सकता, वो और डरी हुई हैं। इसलिए एक रिवाज जहाँ का होता है वो जब दूसरी जगह जाता है तो और ज़्यादा जटिल और कठिन हो जाता है, और यानी कि नया रूप ले लेता है। ऐसे पहला टॉपिक है चेर और मलयालम भाषा का विकास। इसके बारे में पढ़ते हैं। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। महोदयपुरम का चेर राज प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, वो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि के प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेंज करने जा रहे हैं पेज नंबर, अगला आगे। अब ये देख सकते हैं आप, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, ये अभिलेख का हिस्सा है, मलयालम में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पॉइंट वाली बातें हैं वो थोड़ा कर लेते हैं। इस भाषा के प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी ये जो मलयालम भाषा है वो किसी सरकारी अभिलेख मतलब राजा के द्वारा लिखे गए अभिलेख में किसी क्षेत्रीय भाषा, जो वहाँ की ये क्षेत्रीय भाषा तो थी, पहला एक उदाहरण मिला है जो क्षेत्रीय भाषा को इतना ज़्यादा मतलब मान सम्मान मिला है, जो जिस भाषा में वहाँ अभिलेख लिखा गया है सरकारी। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। संस्कृत के महाकाव्य पर रंगमंच होता था वहाँ पे। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक के मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं यानी संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शासक और धार्मिक परंपराएं। सेकेंड टॉपिक है शासक और धार्मिक परंपराएं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियों, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा का पुरी। ये कैसे विकसित हुआ था? अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय यानी जगन्नाथ का सात्विक दुनिया का मालिक
जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा यानी काठ की प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। ये वहाँ की पुरानी परंपरा है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ये सब कहानी है जगन्नाथ को लेकर। आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। जो इंपॉर्टेंट होगा वो अंडरलाइन करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। ब्रिटिश लोग राजस्थान को क्या बोलते थे? राजपूताना। वहां राजपूत ज्यादा रहते थे। राजपूत मतलब राजा का पुत्र, और राजा सूबेदार और जो राजतंत्र में होते थे, मनसबदार होते थे, उनको भी बोल दिया जाता था, वरना इतने सारे राजपूत थोड़ी हो जाएंगे। इससे ये मैंने अपने आप से नहीं कहा, एनसीईआरटी में पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। देखो बोल दिया गया, यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। पहले भारत की मानचित्र बनाते हैं, थोड़ा रफली बनाते हैं। ये है उत्तर, यह है दक्षिण, नीचे वाला यह है पूरब, यह है पश्चिम। क्या बताया गया है? मध्य भारत, मध्यवर्ती भारत, ये इलाका बताया गया है, मध्यवर्ती भारत बताया गया है, और उत्तरी भारत ये बताया गया है कि कई ऐसे उत्तरी भारत के इलाके और मध्य भारत के इलाके हैं जहां के लोग खुद को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। राजपूतों ने एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है, ये अंडरलाइन करते हैं। ये माना जाता है ये संस्कृतियां परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। उनके हिसाब से का ये संस्कृतियां थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं के शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय चैप्टर 2 में जो पढ़ा गया एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, आगे बढ़ते हैं, अपने हृदय में संजोए रखते हैं, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये विशेष रूप से ये गीत जो है इनके द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था।
ये जो गीत गाए जाते थे, इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी जो है प्रेरित किया जाता था वैसा बनने के लिए। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, यानी दोनों में साथ में रहती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया है। अच्छा, पहले ये जो सती प्रथा थी, ये वाली रानियों का सती हो जाना, उसकी वजह थी जब दूसरे शासक आक्रमण करते थे, विशेषकर मुस्लिम शासक, उन्हीं के दौरान ये होता था, क्योंकि वो लोग बहुत लूटपाट मचाते थे, औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। बुरा मतलब बहुत दुराचार करते थे, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए वो लोग जो है सती हो जाती थी, जिंदा जल जाती थी। जो खुद जिंदा एक साथ जलती हैं उनको सती कहा जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब अगला टॉपिक है क्षेत्रीय सीमांतों से परे नृतक कथक नृत्य की कहानी। ये पढ़ेंगे, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य यानी डांस के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के इस रूप कथक के बारे में समझते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। संस्कृत में या अन्य भाषाओं में कथा का मतलब कहानी होता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे, यानी जैसा कथा होती थी अपने हाव भाव के माध्यम से प्रदर्शित करते थे कथा की कहानी को। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगी। यहाँ पे और पॉपुलर हो गई और फेमस हो गई। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानी लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये दिमाग में या पेपर पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, रास लीला लोक नृत्य में जो कथाकार क्या करता है, ऐसे, या कथक कहाँ से निकला है, कथक का क्या अर्थ है, ये सारी कहानियां, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जहां इस नृत्य पहली बार कहाँ किया गया, पहले मंदिरों में होता था और फिर यहाँ प्रस्तुत होने लगा, याद रखिएगा। जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, जिसे घराना नाम से बोला जाता है, राजस्थान जयपुर घराना, राजस्थान का जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, दो घरानों में ये ज्यादा फला फूला। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा, ये याद रखिएगा। से 1875 यानी 25 वर्षों के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में, अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गए हम।
50 से 75 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं, यानी राजस्थान का जयपुर और लखनऊ में ही नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। ये इसकी इसकी खासियत है, विशेषता है जो अंडरलाइन मैंने किया है। वेशभूषा, एक अलग टाइप का कपड़ा ही होता है जो फुल रहता है, और कहानियों के प्रस्तुतिकरण का और अभिनय भी किया जाता है, इसलिए ये ज्यादा फेमस हो गया। शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखा हुआ है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य घोषित करना आसान नहीं होता है। ये देखा जाता है कि किस को दिया जाए, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य तो बहुत है, शास्त्रीय डांस तो बहुत है, लेकिन किसको माना जाए, तो इसके बारे में बताया। क्या हम उन रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। इन्होंने बताया है किस लिए शास्त्रीय माना गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, कई नृत्यों का नाम लिखे रहेगा, कई नृत्य के नाम लिखे शास्त्रीय, फिर पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ओके, तो ये बताया गया कि इसमें एक नियम होता है, इसीलिए इसको शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये सब बातें बोली गई है। तो आगे हम बढ़ते हैं। और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिनके शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अतः अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है, ये नोट करिएगा जिनको माना गया है। भारतनाट्यम बता दिया, तमिलनाडु में चलता है। कथकली केरल में, उड़ीसी उड़ीसा तो नाम से ही संबंधित है, याद रहेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। इसमें कौन सा नहीं है? कथक नहीं है। क्या है? भारतनाट्यम तमिलनाडु से जुड़ा, कथकली केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से। दो तो उसी के नाम से ही जुड़ा है, इसलिए याद रहेगा। और तीसरा केरल का नाम इससे भी याद रखना, क्योंकि कथकली का से केरल, का से कथकली है। ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना कि कैसे होता है, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक संरक्षकों के लिए चित्रकला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लघु चित्रों की परंपरा के बारे में। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह भी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। देख लीजिए, प्राचीनतम पुराने जो हैं कहाँ किए गए थे? तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर। इनमें से सर्वाधिक सुंदर जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे,
मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। चित्रकारों को संरक्षण किन मुगल शासकों ने दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ये नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, हाथों से लिखते थे जो इतिहास की किताबें, ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। चटक रंग मतलब डार्क रंगों में लिखी जाती थी, बनाई जाती थी, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। हर किसी को नहीं मिलता था देखने को। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण प्रारंभ हो गया। इन जगहों पर चित्र बनाने लगे धार्मिक किताबों, कहानियों के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। ये बनाया गया है एक चित्र ये है, होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत। ये होली खेल रहे हैं, ये चित्र बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश, यानी आज का हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। आज का जो हिमाचल प्रदेश है उसकी आसपास का हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। अब बसोहली शैली किसे कहते हैं? तो ये होगा 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमालय की तलहटी का इलाका में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया था, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यह युग है हिमालय की तलहटी के इलाके में एक लघु चित्रकला की साहसपूर्ण और भावपूर्ण शैली का विकास हुआ था, उसी को बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त की रसमंजरी। एक सेकंड, कलर चेंज कर दे, सही नहीं है कलर। ओके, भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की आगे बढ़ते हैं, अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। ये जो मैदानी इलाका था, यहाँ से भाग के पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ में जो आज राज्य है, वहां पे ये लोग जाने लगे। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप यानी आश्रय देने वाले लोग तैयार, काबिल इंसान को हर कोई रखेगा। जिनके पास स्किल है, हुनर है, उनको सब लोग पूछेंगे, सब लोग रखने तैयार हो जाएंगे, और जिनके पास कुछ नहीं उनको कोई नहीं पूछेगा। जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई।
यहाँ पे जब ये वहाँ हिमालय पहाड़ियों की तरफ चले गए तब यहाँ पे चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली की क्या विशेषता थी ये आप देख लीजिए, जो अभी अंडरलाइन किए हैं। साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित थे। यानी आम स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों सब पर चित्रकारी करते थे, लेकिन ये बच नहीं पाए नमूने इसके। और जो राजमहलों में किए गए लघु चित्र वो सावधानी से रखे जाते थे, कायदे से, जिससे वो सदियों तक सुरक्षित रहे। अब अगला टॉपिक है बंगाल। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक बंगाली कहाँ से निकली मानी जाती है? प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी यानी 100 साल के अंदर, प्रथम 100 साल के अंदर की बात है, में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चला। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग यानी जो ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पीछे का आधा यानी 50 साल में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत में उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ये बताया गया है कि इसमें जो बताया गया संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो उनका उद्भव कैसे हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध क्या है, आज के बिहार का दक्षिण इलाका के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। व्यापार होता था, जिसके फलस्वरूप संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाट के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। जो चीन का यात्री आया था हुन सांग, वहां पे संस्कृत का प्रयोग देखा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। आगे बढ़ते हैं। पंद्रह सौ छियासी में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया।
यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। पश्चिम बंगाल आज कहा जाता है, उसी की बात हो रही है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर क्या अपने क्रम, इसका उद्भव किसके हुआ है, ये अंडरलाइन करिए, पर अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। यानी आधुनिक जो बंगाली भाषा है उसमें कई भाषाओं का मिक्सचर है। संस्कृत से तो उपजी है, लेकिन उसमें इस समय फारसी, यूरोपीय भाषा भी और कई जनजातीय भाषा भी मिक्स है। आगे बढ़ते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है तो दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य जिसका सात्विक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीर और मंदिर। पीर और मंदिर के बारे में समझते हैं। पीर क्या होता है और मंदिर, मंदिर तो पता है लेकिन एनसीईआरटी के उसमें समझते हैं। पीर फारसी शब्द का अर्थ है, पीर जो है वो फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। यानी वहां से वो जाने लगे, यहाँ बस गए दलदली इलाकों में। जो जो वो पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सैने सैने स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में, जो आज बांग्लादेश में है ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। ढाका किसकी राजधानी थी? मुगलों की। ये अंडरलाइन कर लेते हैं। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। अधिकारी और कर्मचारी जो थे उस भूमि पर मस्जिदें बना लेते थे। भूमि पा जाते थे सरकारी, जो इन इलाके के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। बाद में इसमें जो है धर्म परिवर्तन करने के काम आती थी वो मस्जिद। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन स्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। जो पीर की श्रेणी थी उसमें इतने लोग शामिल थे। कौन कौन? याद रखिएगा।
मंदिरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती थी, यानी बहुत संख्या में आ गई। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। पहले 15वीं में मंदिर खूब बनते थे, वो समाप्त हो गया। हमने अध्याय चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। शक्तिशाली लोग बनवाते थे। अच्छा, ये समझ लेते जीववाद। यह मानना है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। इसी को जीववाद कहते हैं। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति या भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। शक्तिशाली लोग ही ज्यादातर राजा और बड़े बड़े व्यापारी लोग बनाते थे, और इससे वो अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे, इसलिए मंदिर बनवाते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, जिसको बोलते हैं तेली जात, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे, कुछ इस टाइप का देखिए, मंदिर में जो देवी देवता हैं पहले ऐसे रहते थे, उनका अब ऐसे बनने लगा। पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ये बातें हो गई। अब अगले टॉपिक में पहुंचते हैं, मछली भोजन के रूप में। मछली जो है वो भोजन के रूप में प्रयोग कैसे होने लगी, ये हम समझेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि बंगाल में मछली का प्रयोग खाया बहुत अच्छे, मतलब बहुत चाव से खाते हैं वहाँ के लोग। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है, नदी ज्यादा है, जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों के दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और एक सेकंड और टोकरियों में भर कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। मछलियों को साफ करके उसमें दिखाया गया, टोकरियों में बाजार में, यानी बिक रही है, खाया जा रहा है। ब्राह्मणों को सामित भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी मांसाहार, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहदधर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। क्योंकि वहां पे अब जैसा अब होता है कि जो भी चाहिए आपको मिल जाता है, दूसरे राज्य में आपके यहाँ नहीं है, आपके राज्य में दूसरी जगह है, मिल जाता है। लेकिन पहले था कि जो आपके राज्य में, जो आपके आसपास है, वही तो खाएंगे। इतना आसान नहीं था दूसरे राज्य से मंगाना। तो और ब्राह्मणों को मना ही कहा गया है।
सामिष्ट भोजन, सामिष्ट भोजन का मतलब मांसाहार टाइप का, तो वो मनाही थी। लेकिन वहाँ की लोकप्रियता और वही वहाँ पे उपलब्ध ज़्यादा होता था, जिसके वहाँ चावल और मछली बहुत चाव से खाते हैं, जिसके वजह से उन ब्राह्मणों को थोड़ा छूट दी गई कि इस टाइप की मछली आप खा सकते हैं। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हैं, ये देखिए फोटो देखिए। तो वही कल्चर सब जगह का अलग अलग होता है। ये इनका देखो, विशाल लक्ष्मी मंदिर में पक्की मिट्टी का एक फलक, ये मंदिर में ये चित्र बनाई गई है, ये चित्र बनाई गई। ये लेसन कंप्लीट हो गया है, और जैसा कि हमेशा होमवर्क देते हैं आप उसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नंबरिंग कर देते हैं। इसका 1, जगन्नाथ का 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग कर दिया है। नंबरिंग के हिसाब से आपको आंसर दे देना है कि अनंत वर्मन का क्या होगा, वो सीधे लिख देना है। अनंत वर्मन डैश लगा के फिर नाम, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आ गया होगा, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको सारी जो है सूचना मिलेगी, और जो है आपका पेपर जो है क्वालिफाई हो जाएगा सीटेट, और एसएसटी पोर्शन आपका काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं, उसके कीवर्ड को कैसे उठाते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, ये सब आप हमारे साथ सीखेंगे। ओके, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा, बनाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अब अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, ये टाइम कम है आपके पास, तो आप नोट्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप संपर्क करिए और आपको एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा। साथ ही एसएसटी की अलग फ़ीस है और मामूली फ़ीस है इसकी भी, और सीडीपी की अलग फ़ीस है। ओके, सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, और बाय बाय बाय।